नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और DLallanTop.com पर आज बात कन्हैया कुमार की किताब बिहार से तिहाड़ तक की। वो क्या वाकया था जिसने कन्हैया कुमार की जिंदगी बदल दी। एक मास्टर जिसने उनसे पूछा कि 69 और 79 का फर्क क्या है। वो कौन लड़का था जो पटना में कन्हैया को टेबल लैंप के लिए परेशान करता था। कन्हैया जब दिल्ली आए IAS बनने की हसरत लिए तो किस प्रोफेसर ने उनकी जिंदगी की धारा हमेशा के लिए बदल दी। कन्हैया कुमार ने स्मृति ईरानी की तारीफ क्यों की, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कन्हैया कुमार अपनी फौरी लोकप्रियता की लहर पर सवार होकर मेन स्ट्रीम की राजनीति में भी दाखिला लेंगे। मेरे हाथ में कन्हैया कुमार की किताब है जिसका शीर्षक है बिहार से तिहाड़ तक, और नीचे लिखा हुआ है भारत के सबसे मशहूर छात्र नेता के संस्मरण। ये दावा दिलचस्प है और ये भी देखना ज़रूरी है कि ये दावा क्यों कर किया गया, इसको वज़न कहाँ से मिला। 2014 में नरेंद्र मोदी का दौर आने के बाद उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर समाज में इस तरह का माहौल बना दिया है कि सरकार की किसी भी किस्म की तीखी आलोचना को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आलोचना करने की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है विपक्ष के ऊपर। विपक्ष की नुमाइंदगी करते हैं राहुल गांधी, जो जनता से आलू की फैक्ट्री लगाने का वादा करते हैं। इसके बाद कहने को कुछ रह नहीं जाता है। ऐसे में टीवी मीडिया को मिला JNU से पढ़ा एक नौजवान जो नरेंद्र मोदी की तरह जनता की ज़बान में बातें करता था, जिसे जुमलों का इस्तेमाल करना आता था, और सबसे बड़ी बात कि जो नरेंद्र मोदी के विपक्ष में खड़ा था और उनकी तमाम नीतियों की खिल्लियां उड़ा रहा था। टीवी मीडिया ने इस नौजवान को हाथों हाथ लपक लिया। बहाना बना उसके ऊपर दर्ज किया गया देशद्रोह का मुकदमा। देशद्रोह किस बात का? 9 फरवरी की शाम को कन्हैया कुमार जिस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, उस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी, इसके बावजूद हुआ। कार्यक्रम में नारे लगाए गए, देश विरोधी नारे लगाए गए। कन्हैया कुमार वहां मौजूद थे। उनका दावा है कि वो 2 विपरीत गुटों को भिड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। विरोधियों का दावा है कि कन्हैया कुमार उस देश विरोधी एक्ट में शामिल थे। फैसला ना तो मुझे लेना है और ना आपको, उसके लिए इस देश में संविधान है और अदालतें हैं। मगर उसके बाद दिल्ली की सरकार ने, नजीब जंग की सरकार ने, दिल्ली की पुलिस ने कन्हैया कुमार के ऊपर FIR दर्ज कर दी। उनको बाकायदा काले रंग का एक नकाब पहनाया गया, जैसा दुर्दांत आतंकवादियों को पहनाया जाता है। उनकी पेशी हुई और उसके बाद उनको तिहाड़ में भेज दिया गया। उसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट में BJP के एक विधायक के नेतृत्व में कन्हैया कुमार के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। इसको लेकर भी तमाम लोगों की अपनी अपनी राय हैं। सोशल मीडिया के हिसाब से चलें तो कन्हैया कुमार के साथ ठीक किया गया, मगर सोशल मीडिया के इन पहलुओं से मेरा एक सवाल है कि क्या भीड़ ये तय करेगी कि किसको और कितनी सजा दी जाए? और यदि भीड़ को ही ये तय करना है तो मेरे मुल्क में और तालिबान में फ़र्क क्या रह जाएगा? मेरे मुल्क में और सऊदी अरब में फ़र्क क्या रह जाएगा, जहाँ पर कोई भी कठमुल्ला किसी भी कैफ़े में घुसता है और वहाँ शालीनता के साथ कॉफ़ी पी रही औरत को परेशान करने लगता है। कन्हैया कुमार तिहाड़ में रहे और इस दौरान के उनके तमाम अनुभव अब किताब की शक्ल में शामिल हैं। जिस तरह किताब का शीर्षक है बिहार से तिहाड़ तक, उसी तरह से हम किताब को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जब कन्हैया बेगूसराय के अपने गांव में थे और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए पटना आए। दूसरा हिस्सा जब दिल्ली की बात होती है। पहला हिस्सा सच्चा है, प्रामाणिक है, और यहाँ पर कन्हैया कुमार ने किसी भी तरीके का गोल मोल वर्णन करने की जहमत नहीं उठाई है, साफ गोई बरती है। वो अपनी बचपन की शरारतों का जिक्र करते हैं, समाज में बहुत भीतर तक बैठे हुए जातिवाद का जिक्र करते हैं। कन्हैया कुमार बताते हैं कि कैसे एक दिन उनके बच्चों के गिरोह की बदमाशियों के चलते एक घर के पुआल में आग लग गई थी और जानवर जलते जलते बचे थे। फिर कन्हैया कुमार हमें अपने सफ़र के साथ पटना ले चलते हैं। उसके पहले वो एक किस्सा सुनाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने का किस्सा, जहाँ पर वो इतराते फिरते थे क्योंकि क्लास में पहली पोजीशन लाते थे। एक दिन वो लौट रहे थे और उनके पिता के एक मित्र ने उनसे पूछ लिया 79 और 89 में क्या फ़र्क है। कन्हैया ने जो जवाब दिया वो गलत था।
घर जाकर उन्होंने जांचा, उन्हें अपनी गलती का इल्हाम हुआ और ये भी पता चला कि कुएं का मेढक बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। कन्हैया पटना पहुँचे और उन्हें समझ में आया कि गणित उनके बूते की नहीं है और वो आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरफ बढ़ गए। यहाँ तक किताब बिल्कुल साफगोई से लिखी गई है, इसमें बहुत ज़्यादा साहित्यिक शिल्प नहीं है और उसकी उम्मीद करना भी बेमानी होगा, क्योंकि कन्हैया कुमार छात्र नेता हैं, कोई मंझे हुए साहित्यकार नहीं। कन्हैया कुमार दिल्ली पहुंचते हैं। नॉर्थ दिल्ली में मुखर्जी नगर के आसपास के इलाकों में रहते हैं। वो अपनी कमरा खोजने की दुश्वारियों का वर्णन करते हैं, पहली ठगी का जिक्र करते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे AISF, उनका जो पेरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था लेफ्ट मूवमेंट से जुड़ा हुआ, जिससे वो पटना के दिनों में जुड़े थे, उसकी दिल्ली में हुई मीटिंग के दौरान उनकी मुलाकात JNU के एक प्रोफेसर मालाकार से होती है। कैसे उन प्रोफेसर्स का डेमोक्रेटिक रवैया उनको लुभाता है और उसके बाद वो JNU जाने का तय करते हैं। यहाँ तक कन्हैया कुमार सच थे, मगर JNU आते ही उन्होंने बहुत ही गोलगपाड़े के साथ वर्णन किया। कन्हैया कुमार JNU में लेफ्ट के अलग अलग धड़ों के बीच की तीखी राजनीति पर बात करने से बचते हैं। कन्हैया कुमार उन परिस्थितियों का भी जिक्र नहीं करते हैं जिसके तहत तमाम दूसरे लेफ्ट धड़े उनके परचम तले इकट्ठे हुए। वो आइसा की तीखी आलोचना करने से बचते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी आगे की राजनीतिक ज़मीन तैयार करने के लिए ये किताब लिख रहे हैं, जहां पर उन्हें BJP को छोड़कर बाकी किसी भी दल से परहेज़ नहीं है। किताब पढ़ने के दौरान मैं एक जगह चौंका जब कन्हैया कुमार ने उस वक्त की HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की। ये वाकया है ऑक्यूपाई UGC मूवमेंट का, जब कन्हैया कुमार और JNU के दूसरे छात्र नेताओं के नेतृत्व में तमाम छात्र अपनी स्कॉलरशिप की वापसी के विरोध में UGC की बिल्डिंग के सामने विरोध कर रहे थे। कन्हैया कुमार का कहना है कि NDA सरकार में बहुत कम मंत्रियों में ये हिम्मत है कि वो जनता के बीच आएँ और सवाल जवाब का सामना करें, और मैं स्मृति ईरानी को दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये हिम्मत दिखाई। हालांकि अगले पैरे में ही कन्हैया कुमार अपने घोषित रवैये की तरफ लौटते हैं और स्मृति ईरानी की तमाम नाकामियों का जिक्र करते हैं। इसके बाद कन्हैया कुमार तिहाड़ में बिताए दिनों की बात करते हैं। तिहाड़ का एक नया मानवीय चेहरा सामने आता है। एक डरा हुआ कन्हैया भी सामने आता है, जिसे अपने अकेलेपन से डर है और जिसे दूर करने के लिए वो अपनी सेल में क्रांतिकारी गाने गाता है। मगर इस वर्णन के दौरान जेल से छूटने के बाद कन्हैया कुमार तमाम विपक्षी नेताओं से मिले, फिर वो चाहे राहुल गांधी हों, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इन नेताओं से क्या बात हुई कन्हैया की? क्या इन्होंने ये आश्वासन दिया कि छात्रों और मजदूरों के हक में तमाम वामपंथी आंदोलन जो चल रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको माना जाएगा? क्या राहुल गांधी को इस बात का इल्हाम है कि उन्हीं के पिता राजीव गांधी के नेतृत्व में इस मुल्क में जब सरकार चल रही थी तो एक नई शिक्षा नीति लाई गई थी, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों के लिए राह खुली और हमेशा के लिए देश का भविष्य अपनी बुनियाद से ही चौपट हो गया? कन्हैया कुमार इस सवाल का जवाब देने से भी बचते हैं कि आगे चलकर वो किसके खेमे में जाकर राजनीति करेंगे। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर समाज की ज़रूरत रही, लोगों की डिमांड रही, तो मैं राजनीति में आऊँगा। कन्हैया कुमार की ये किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? उन्हें जिन्हें लगता है कि इस देश में अभी भी छात्र आंदोलन की गुंजाइश बची हुई है, उन्हें जिन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुकम्मल विपक्ष नौजवानों के बीच से तैयार होगा, या फिर उन्हें जिन्हें लगता है कि विपक्ष अभी भी एक जिंदा शब्द है। ये किताब किन्हें नहीं पढ़नी चाहिए? उन्हें तो कतई नहीं जो कन्हैया कुमार को या JNU को देशद्रोह का अड्डा बताते हैं। उन्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए जिन्हें लगता है कि किताब में साहित्यिक रसास्वादन के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि शिल्प बहुत गढ़ा हुआ हो और भाषा या तो बहुत सरस या बेहद चमकदार। कन्हैया कुमार की ये किताब पढ़कर एक राजनीति के छात्र के तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। JNU से जुड़ी ज़्यादातर बातें मुझे मालूम हैं, और जो बातें मुझे मालूम नहीं थीं, कन्हैया ने भी उन्हें बताने की जहमत नहीं उठाई। फैसला आपको करना है। आखिरी में सिर्फ इतना कहूँगा कि इस देश के राजनीति के अध्येताओं को, राजनेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनुभव लिखने चाहिए, ताकि जनता उनके किए पे, उनके धरे पर पुरसुकून ढंग से ठहर कर फैसला कर सके। ठहरना बेहद ज़रूरी है इस सेल्फी एज में।
मुझे गुलाल फिल्म के लिए लिखा पीयूष मिश्रा का वो शेर याद आ रहा है जो इस वक्त के लिए सबसे ज़्यादा मौजूद है कि इस मुल्क ने जिस शख्स को जो काम था सौंपा, हर शख्स ने उस काम की माचिस लगा के रख दी।